नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ जो राजस्थान के वन संरक्षण से संबंधित है। तो राजस्थान के वन संरक्षण से संबंधित जो राज्य सरकार द्वारा, हमारी राजस्थान सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के सहयोग से जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, वो मुख्य परियोजनाएं हम पढ़ेंगे। और इसके सेकंड पार्ट में जो अन्य योजनाएं बसती है और जो वन संरक्षण से संबंधित संस्थान बसते हैं, उनका अध्ययन भी हम करने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और चैनल जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, नए हमारी वीडियो को, हमारी क्लास को देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको ऐसे ही मज़ेदार क्लासें उपलब्ध होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जो मरु वृक्षारोपण परियोजना है उसके संबंध में। तो यह राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है और इस योजना में वित्तीय भागीदारी की बात करें तो 75% केंद्र सरकार द्वारा और 25% राज्य सरकार द्वारा इसमें वहन किया जा रहा है। इसमें जो भी खर्च होता है उसका 75% केंद्र सरकार वहन करती है और राज्य सरकार कितना वहन करती है, 25%। और 1978 में इसे प्रारंभ किया गया था। 1978 में इसे प्रारंभ किया गया था। कौन सी परियोजना है? मरु वृक्षारोपण परियोजना। 75-25 का जो अनुपात है राज्य और केंद्र सरकार के केंद्र और राज्य सरकार के मध्य है और 10 मरुस्थलीय जिलों में यह संचालित है। कौन सी परियोजना है? मरु वृक्षारोपण परियोजना। अब नेक्स्ट योजना की बात करें तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम के बारे में हम देखें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले आपको 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि 1985-86 में पूर्वी राजस्थान के 15 जिलों में प्रारंभ की गई थी। पूर्वी राजस्थान के जो मुख्यतः 15 जिले हैं उनमें सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और 1994-95 के बाद से 19 जिलों में संचालित है। बात अब फिर 1994-95 में उसमें मामूली सा बदलाव किया गया और अब वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है? 19 जिलों में। और 1990 तक अमेरिका के सहयोग से और 1993 तक विश्व बैंक के सहयोग से संचालित थी। 1993 तक विश्व बैंक के सहयोग से संचालित थी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। अब अगली मुख्य परियोजना आती है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास परियोजना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है और इसका संबंध पूछ लेते हैं भी किससे हैं। तो वन एवं वृक्ष संरक्षण से इसका संबंध है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास परियोजना। तो 1991 में इसका प्रारंभ हुआ और 2000 तक यह संचालित थी और यह योजना JBIC यानी जापान के सहयोग से संचालित थी। और इसमें IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। जो इंदिरा गांधी नहर है हमारे राजस्थान में, उसके किनारे वृक्षारोपण एवं चारागाह का विकास किया गया। इसमें प्रश्न ऐसे पूछा गया था भी इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास परियोजना का संबंध किससे है? तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन उत्तर बना था वो इसमें IGNP के किनारे वृक्षारोपण या वृक्ष पट्टी का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास परियोजना। अगली परियोजना है हमारी अरावली वृक्षारोपण परियोजना। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 से इसका प्रारंभ हुआ और 31 मई 2000 तक OECF या JBIC जापान की सहायता से संचालित थी। कौन सी परियोजना है? अरावली वृक्षारोपण परियोजना। कब? 1 अप्रैल 1992 से इसका प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 2000 तक OECF या JBIC के सहयोग से संचालित। यह राजस्थान के 10 गैर मरुस्थलीय जिलों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी? अरावली वृक्षारोपण परियोजना 10 गैर मरुस्थलीय जिलों में, यानी जो जिले मरुस्थल से प्रभावित नहीं हैं उन जिलों में यह संचालित है। कौन से जिले हैं? जयपुर, अलवर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में संचालित थी और यह योजना 31 मार्च 2000 को समाप्त हो गई। कौन सी परियोजना है? अरावली वृक्षारोपण परियोजना। इसका मुख्य तथ्य जो आपको याद रखना है वो राजस्थान के 10 गैर मरुस्थलीय जिलों में यह संचालित थी और 31 मार्च 2000 को यह समाप्त हो गई। 31 मार्च 2000 को समाप्त हो गई। अब इसके उद्देश्य की बात करें, यानी कोई भी परियोजना सरकार द्वारा अगर शुरू की जाती है तो इसकी कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई थीम रहती है। भी जाहिर सी बात है, अगर हम
कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो उस कार्य को हमारा शुरू करने का कोई न कोई उद्देश्य होगा। तो उसी प्रकार से सरकार का भी यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या रहा, अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा रखना, वनीकरण का निर्माण कर जल का संरक्षण करना और भूमि का कटाव तथा अवैध खनन को रोकना, जल और वन संरक्षण और भूमि का जो कटाव हो रहा है उसे रोकना, और जो अवैध खनन जो हमारी अरावली में सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में बनी हुई है। कहीं ना कहीं अगर बात करें अरावली के ख़त्म होने की, अरावली के जो लगातार ह्रास हो रहा है उसमें अवैध खनन है। जो अवैध खनन माफिया और जो सरकार के कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे मिली भगत होकर जो अरावली का जो अवैध खनन किया जा रहा है, अगर सरकार ने जल्दी से जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब अरावली आदि का अरावली है जो निम्न जो छोटी मोटी चोटियां हैं वो विलुप्त हो जाएगी। तो सरकार को इस पर एक्शन जरूर रहना चाहिए। तो इसी एक्शन के लिए यह परियोजना भी शुरू की गई। इस परियोजना के जो उद्देश्य में ये उद्देश्य भी एक शामिल था। अब बात करें वानिकी विकास परियोजना की, तो 1995-96 से प्रारंभ होकर 2000 तक संचालित थी। कौन सी? वानिकी विकास परियोजना। तो यह योजना राजस्थान के अरावली से पूर्व के जो 15 गैर मरुस्थलीय जिले हैं उसमें JBIC जापान के आर्थिक सहयोग से संचालित थी। जो यह परियोजना JBIC या जापान की यह संस्था है जिसके सहयोग से यह वानिकी जो विकास परियोजना है यह चलाई गई थी। अब बात करें यानी इस संस्था से जो वित्तीय सहायता ली गई थी, यानी जो भी इसका कॉस्ट आया था, जो भी इस पर खर्च आना था उसका वहन कौन कर रहा था? JBIC, उसका आर्थिक सहयोग लिया गया। अब बात करें इसके उद्देश्य की, तो मरुस्थल का प्रसार रोकना व जैव विविधता का विकास करना वानिकी विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहा। वानिकी विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य अब कब शुरू हुई? 1995-96 में शुरू हुई और पूर्वी राजस्थान के जो 15 गैर मरुस्थलीय जिले हैं उसमें संचालित है। अब राजस्थानी वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के फेज़ 1 की बात करें तो यह योजना 2003 में प्रारंभ होकर 30 जून 2010 तक राजस्थान के 18 जिलों में संचालित थी। अब राजस्थानी वानिकी विकास परियोजना है, जैव विविधता परियोजना है, उसके फेज़ यानी चरण हैं। उस प्रथम चरण की बात करें तो 2003 से प्रारंभ होकर 30 जून 2010 तक राजस्थान के 18 जिलों में संचालित थी। अब आता है दूसरा चरण। तो इस परियोजना का विभिन्न चरणों में लागू किया गया ताकि अच्छे से इसका जो उद्देश्य है हमें जो सरकार को प्राप्त हो सके। तो यह चरण अक्टूबर 2011 से प्रारंभ हुआ और 8 वर्ष के लिए 2011-12 से 2018-19 तक चला। तो जिका यानी GICA जापान की आर्थिक सहायता से संचालित यह योजना 10 मरुस्थलीय जिलों में, कौन कौन से हैं 10 मरुस्थलीय जिले? दूसरे चरण में देखिए इसे 10 मरुस्थलीय जिलों में भी लागू किया गया। तो कौन कौन से हैं 10 मरुस्थलीय जिले? सीकर, झुंझुनू, चूरू, भीलवाड़ा। बात करें सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में से शुरू किया गया। दूसरे चरण में 10 जिलों में लागू। पहले चरण की बात करें तो 18 जिलों में पहले में, और दूसरे में फिर 10 में, और फिर 5 गैर मरुस्थलीय जिले कौन से रहे? दूसरे चरण में 5 प्लस में उसमें 5 गैर मरुस्थलीय जिले थे। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और जयपुर, तथा 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, सीता माता, जैसमंद, बस्सी, केला देवी और रामगढ़ टांडा भी इस वृक्षारोपण योजना का हिस्सा रहा है। तो 10 मरुस्थलीय जिले प्लस 5 गैर मरुस्थलीय जिले और प्लस 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। तो इसमें क्या क्या कार्य करवाए गए? तो गोडावरण संरक्षण कार्य। तो बात करें गोडाउन की, तो वर्तमान में सरकार द्वारा गोडाउन से संबंधित भी कार्य चलाए जा रहे हैं। जैसे कृत्रिम जो है हैचिंग सेंटर है, यानी जो अंडे सेने की विधि है कृत्रिम, वो उसमें भी सरकार को अपार सफलता है जो मिल रही है, वो भी चलाए जा रहे हैं। और भी प्रोत्साहन सरकार द्वारा गोडाउन के लिए दिया जा रहा है ताकि इसे विलुप्त हो रहा है इसे, तो उसकी जो ख़त्म होने के कारण हैं उनको समाप्त कर इसकी संख्या को पुनः बढ़ा सके। तो चिसिंगा संरक्षण कार्यक्रम और माचिया बायोलॉजिकल
पार्क का निर्माण भी इसके तहत, और सज्जनगढ़ व नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्कों का निर्माण भी इसके तहत किया जा रहा है। तो सज्जनगढ़ की बात करें तो सज्जनगढ़ सबसे पहला बायोलॉजिकल पार्क था। सज्जनगढ़ सबसे पहला बायोलॉजिकल पार्क बनाया गया था। अब बात करें इस परियोजना की कुल लागत तो 1152.53 करोड़ रुपए, और परियोजना का मुख्य उद्देश्य साझा वन प्रबंधन JFM की प्रक्रिया से वृक्षारोपण व जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना और जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन समुदाय की आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान देना है। तो मुख्य उद्देश्य है तो वृक्षारोपण से संबंधित है। तो परियोजना अगर वृक्ष से संबंधित है तो जाहिर सी बात होगी भी वृक्षारोपण से संबंधित होगी, प्लस में जैव विविधता इसमें संरक्षण आ जाएगा, और जो प्रजातियां जो आदिवासी लोग हैं लगभग वृक्षों पर निर्भर है तो उनको उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर है जो प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास में उनका योगदान देना है। तो ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहा। अब बात करें अगली परियोजना की, तो इस परियोजना में वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और मृदा व जल संरक्षण, आजीविका एवं गरीबी उन्मूलन के वानिकी प्रभावों के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब जीका की बात करें तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है। जीका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और इसका पुराना नाम है OECF था। और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजनाएं प्रारंभ की जाएगी। तो अब बात करेंगे हम राजस्थान की जो वानिकी एवं जैव विविधता परियोजनाएं हैं उनके संबंध में। तो सबसे पहली परियोजना है राजस्थान अफोरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यानी RABCP। तो कुल लागत की बात करें तो 1803.42 करोड़ रुपए। तो RABCP की कुल लागत 1803.42 करोड़ रुपए, और इसके लिए जो आर्थिक सहायता है वो जीका जो GIC है जापान की कंपनी है उसकी आर्थिक सहायता से यह राजस्थान के 19 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इसमें 19 जिलों की बात करें तो कौन कौन से हैं? अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर के जिले इसमें शामिल है। कौन सी परियोजना में? RABCP में 1803.42 करोड़ रुपए की RABCP परियोजना है वो जीका जापान की जो कंपनी है उसकी आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। अब बात आती है वानिकी परियोजना नंबर 2, तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास योजना। तो राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RFBDP, यह परियोजना AFD यानी एजेंसी फ्रांस डेवलपमेंट फ्रांस की एक कंपनी है उसकी वित्तीय सहायता से राजस्थान के 13 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। कौन सी है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास योजना। तो इसमें 13 जिले कौन कौन से शामिल हैं? इसमें अब इन 13 जिलों की बात करें तो इसमें अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक। तो अगर प्रश्न आएगा तो इसके परियोजना के नाम से और जो ये वित्तीय सहायता मिल रही है उसका लगभग पूछा जाएगा। जिलों की संख्या अगर पूछ सकते हैं इसमें कि कौन सी परियोजना में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में कुल 13 जिले शामिल है, और इसके लिए सहायता किसकी मिल रही है? फ्रांस की वित्तीय सहायता से यह संचालित है। और यह परियोजना मूलतः 2023-24 से 2030-31 तक यानी 8 वर्षों हेतु इसे स्वीकृत किया है। और इस परियोजना की कुल लागत 1693.91 करोड़ रुपए आने वाली है, जिसमें AFD व राज्य का प्रतिशत 70-30 है। यानी AFD तो देगी कुल, जो एजेंसी फ्रांस डेवलपमेंट कंपनी है वह कुल 70% इसके लिए आर्थिक सहायता देगी, और राज्य जो राजस्थान सरकार है इसमें राजस्थान सरकार का 30% हिस्सेदारी रहेगी। तो अब इसके मुख्य उद्देश्य के संबंध में बात करें तो परियोजना क्षेत्र के प्राकृतिक वनों की रक्षा और विकास करना और वन संरक्षित क्षेत्रों के अंदर व्यवहार स्वाभाविक प्रजातियों की सुरक्षा, लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों की बहाली एवं जो ओरण विकास है
तथा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित वनीकरण गतिविधियों को शुरू करके राज्य के पूर्वी हिस्सों में समग्र पारिस्थितिकीय संतुलन का सुधार करना है। अब ओरण एक शब्द आ गया, तो ओरण की बात करें तो राजस्थान में किसी लोक देवी या देवता या अन्य कोई थान, अगर मंदिर, थान यानी मंदिर जो गांव के बाहर होते हैं लगभग, उनके संबंध में होता है ये ओरण। तो यह मंदिर की भूमि होती है जिसमें से लगभग वृक्ष ही वृक्ष लगे होते हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति का वृक्ष काटना निषेध होता है, तो ये होता है ओरण। तो ओरण ज़्यादा से ज़्यादा घोषित करना ताकि वन संरक्षण की गति है वो तेज हो सके। अब अगली जो हमारी योजना है वेटलैंड एक्स सितु कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट, तो WESCE, तो यह परियोजना राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना यानी RFBDP का हिस्सा है, और जिसके लिए फ्रांस सरकार की विदेश विकास शाखा यानी AFD ने 8 वर्षों में 12 करोड़ रुपए की धनराशि देने की सहमति जताई। और इसका मुख्य उद्देश्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जो जैव विविधता है उसे पुनर्जीवित करना। तो कुछ कमियों के कारण इसकी जैव विविधता पर थोड़ा संकट गहराया हुआ है, तो उसे दूर करें, उसकी जैव विविधता को पुनर्जीवित करना ताकि अलग अलग जीव उसमें संरक्षित हो सके और जो वन संरक्षण है और जीव संरक्षण है उसको बढ़ावा मिल सके। बात करें राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकीय तंत्र सेवा संवर्धन जीका की, तो यह परियोजना पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन यानी जीका, तो यह परियोजना है जीका द्वारा वित्त पोषित है। और इसकी लागत की बात करें तो 1774.30 करोड़ है, जिसमें 1493.20 करोड़ रुपए जीका का ऋण और अंश और 281.10 करोड़ रुपए राज्यांश है, यानी 281 करोड़ रुपए इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे और 1493 करोड़ ऋण है जो जीका की आर्थिक सहायता से लिया जाएगा। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन कार्यक्रम के लिए। तो इस परियोजना की बात करें तो इसकी अवधि अक्टूबर 2024 से मार्च 2035 तक रहेगी। अक्टूबर 2024 से मार्च 2035 तक इसकी अवधि रहने वाली है। अब इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया देने और वनोकरण एवं वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, जीवन यापन में सुधार और संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना, जिससे राजस्थान में सतत सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान किया जा सके। तो जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया है वो देने के लिए और सरकार वन संरक्षण और जैव विविधता के लिए इस परियोजना को लागू कर रही है। और यह परियोजना राजस्थान के 19 जिलों कौन कौन से हैं? अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही और राजसमंद, उदयपुर जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। और इस परियोजना में के सिद्धांतों के बारे में बात करें तो प्रमुखतः इसके 3 सिद्धांत दिए गए हैं। लैंडस्केप दृष्टिकोण पर आधारित सतत वन प्रबंधन और सामाजिक विकास, आर्थिक विकास इसके मुख्य सिद्धांत रहेंगे। और घटकों की बात करें, इसके मुख्य घटक कौन से हैं तो मरुस्थलीय, गैर मरुस्थलीय और संस्थागत सुदृढ़ीकरण इसके मुख्य घटक रहेंगे। तो अब बात आती है नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना। तो 2012-13 से प्रारंभ होकर मार्च 2020 तक 3 चरणों में इस परियोजना में वृक्षारोपण सहित अन्य कार्य किए गए, जिसमें 2016-17 के बजट में इस परियोजना का तीसरा चरण राजस्थान के 17 जिलों में आरंभ किया गया। और इसमें वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौधा तैयार करना, वन सुरक्षा समितियों को सुदृढ़ीकरण और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्य किए जा रहे हैं। तो इसमें वृक्षारोपण और जल एवं मृदा संरक्षण से संबंधित कार्य किया जाएगा। और चतुर्थ चरण इसमें 2020-21 से चतुर्थ चरण प्रारंभ किया गया और पंचम चरण 2022-23 से 2026-23 तक इस योजना का पंचम चरण प्रारंभ किया गया। अब अगला प्रश्न, अगली महत्वपूर्ण परियोजना आती है वन धन परियोजना। इंपॉर्टेंट रहेगी परीक्षा की दृष्टि से। तो 17 अगस्त 2015 को प्रारंभ की गई और वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के विकास, उनकी वनों पर निर्भरता कम करने, रोजगार उपलब्ध कराने, वन्य जीव व वनों की सुरक्षा के लिए, यानी जो मनुष्य या
लोग हैं वो वनों के नज़दीक रह रहे हैं, वो लगभग क्या रहते हैं, वनों पर निर्भर रहते हैं अपने रोज़गार के लिए, चाहे वो लकड़ी काटना हो, चाहे वो किसी जीव का शिकार करना हो। तो उस वन पर उन लोगों की निर्भरता को कम कर उनके रोज़गार के सृजन करना और वनों की सुरक्षा करना सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना को लेकर रहने वाला है। तो इसके लिए क्या किया है सरकार ने, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और माउंट आबू, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य व जोई कंजर्वेशन रिजर्व में से लागू किया। और इस योजना के लिए उभरते राज्य के रूप में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है। कौन सी? वन धन योजना के लिए। तो इस परियोजना का दूसरा चरण 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया गया है। अब आता है प्रोजेक्ट बोल्ड, इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बन चुका है, प्रश्न पूछा गया था, प्रोजेक्ट बोल्ड संबंधित है। तो खाद्य एवं ग्रामोद्योग उद्योग ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सहयोग से मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समर्थन के लिए जुलाई 2021 में बोल्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसके तहत तनोट माता मंदिर के पास पंचायत की 2.5 लाख वर्ग फीट भूमि पर बांस के पौधे लगाए गए हैं। तो इसके लिए पूछा गया प्रश्न है भी प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे हैं? तो बांस से प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध रहेगा। 2.5 लाख वर्ग फीट की भूमि पर बांस के पौधों का प्रतिरोपण होगा। तनोट मंदिर की बात करें तो यह जैसलमेर में है। यह सैनिकों की देवी और थार की वैष्णो देवी के नाम से तनोट माता को जानते हैं। इनकी पूजा है जो बीएसएफ के जवान हैं वो करते हैं। तो अब बात करें प्रारंभ, इस योजना के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत 4 जुलाई 2021 को उदयपुर के निचला मांडवा गांव से की गई थी। निचला मांडवा ग्राम से प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत हुई कब? 4 जुलाई 2021 को। तो ग्रीन एयर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र बाड़मेर व जैसलमेर में जैव विविधता व वन्य परिदृश्य संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है। और इसमें हानिकारक प्रजातियां वनस्पतियों की जो कटाई की जाएगी, यानी जो हानिकारक प्रजातियां हैं, जो वृक्षों की कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अन्य वृक्षों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको काटना और परंपरागत वनों यानी ओरन क्षेत्र का विकास और पारंपरिक चराई क्षेत्र गोचर प्रभावी प्रबंधन, खड़ीन व टांकों जैसी जल संरचनाओं का पुनरुद्धार इस योजना के तहत किया जाना है। अब अगली परियोजना आती है घर घर औषधि योजना। तो राजस्थान में औषधीय पौधों की विविधता व गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 1 अगस्त 2021 से इसका प्रारंभ किया गया। और इस योजना के तहत तुलसी, गिलोय, कालमेघ व अश्वगंधा के प्रत्येक के 2 कुल यानी 8 पौधों की 1 किट प्रत्येक परिवार में निःशुल्क दी जा रही है। तो इस पर भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सा पौधा है जो घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है या शामिल है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कौन कौन से पौधे हैं? तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा इस योजना में शामिल पौधे हैं। तो इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक चलाया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी की बात करें यानी इसको लागू करने के अधीन विभाग या चलाने के अधीन विभाग कौन सा है? वन विभाग इसे चला रहा है। अब बात करें हरित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान की बात करते हैं। तो अब बात आती है हरित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान की। तो राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना के विस्तार कर नए रूप में लागू करने के इसके लिए मंजूरी दी है। और इसमें हरित राजस्थान व स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के साथ प्रदेश में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके तहत 2022-23 में 42 करोड़ की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। यानी 42 करोड़ की लागत से सरकार द्वारा 5 करोड़ पौधे 2022-23 में तैयार किए गए। और इनमें से 1 करोड़ पौधे ग्राम पंचायतों, 1 करोड़ पौधे नगरीय क्षेत्रों और 3 करोड़ पौधे आमजन को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो सरकार 1 करोड़ पौधे तो ग्राम पंचायत को देगी और 1 करोड़ पौधे नगरीय क्षेत्रों को और 3 करोड़ पौधे आमजन को यानी जनता को देने के लिए सरकार द्वारा जो डिसीजन है, इसका निर्णय है जो लिया गया है। अब अगला प्रश्न आता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान। तो राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन के तहत वनस्पति आवरण को बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए 2023-24 में नवीन योजना संचालित की गई। कौन सी है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान। तो वनों के बाहर की हरियाली को भी बढ़ाया जाए, यानी अकेले वन संरक्षण से कुछ नहीं होगा,
भी वन के आसपास का क्षेत्र भी कुछ हरा भरा रहना चाहिए, जिससे वन को ज़्यादा संरक्षित किया जा सके। तो इसके तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों और संस्थानों और नागरिकों के सहयोग से वन क्षेत्र के बाहर प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, और इसमें 1 करोड़ पौधे गोचर, ओरण और चारागाह, और 1 करोड़ पौधे विभिन्न शहरी क्षेत्रों और 3 करोड़ पौधे जनसाधारण और खेतों घरों में लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, यानी वन क्षेत्र के बाहर भी वनों का विकास करना। अब एक पेड़ माँ के नाम अभियान सबसे चर्चित और सबसे जो पावरफुल अभियान रहा। एक पेड़ माँ के नाम का अभियान है जो वो बहुत ही चर्चित रहा, और परीक्षाओं में भी कई प्रश्न इससे पूछे जा चुके हैं। तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई, और इस अभियान के अंतर्गत मेरी लाइफ यानी मेरी लाइफ नाइस इंडिया पोर्टल के अनुसार राज्य द्वारा दिसंबर 2025 तक 8.21 करोड़ पौधारोपण किया जाना है। अब आता है मिशन हरियाणा राजस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम, तो इसके रूप में मिशन हरियाणा की शुरुआत जुलाई 2024 को की गई, और इसका उद्देश्य है राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करना। तो मिशन हरियाणा राजस्थान इस वर्ष, इसके लिए वर्ष 2047 तक प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाकर 20% किए जाने का लक्ष्य है, यानी जो ग्रीनरी है, वन आवरण है, उसको 20% तक किया जाने का लक्ष्य रखा है, और इसके अंतर्गत 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। तो अब तक सरकार ने कुल 19 करोड़ पौधे मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत लगा दिए हैं, और आगामी वर्ष में 10 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार राजस्थान सरकार है जो आगामी वर्षों में 10 करोड़ पौधारोपण करने वाली है, और इस परियोजना के अंतर्गत, इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 4000 करोड़ की राशि व्यय कर कौन कौन से कार्य करवाए जा रहे हैं। तो प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक मातृ वन की स्थापना की जाएगी, और एक जिला एक वृक्ष प्रजाति को भी सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट को, जो एक जिला एक वृक्ष प्रजाति है, उसके लिए सरकार ने पंचगौरव कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले की स्थानीय मुख्य एवं प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में एक एक वृक्ष प्रजाति की पहचान की है। जो उस जिले का मुख्य वृक्ष रहता है, सरकार उसे बढ़ावा देने, उसके साथ साथ वनों को बढ़ावा देने के लिए पंचगौरव के नाम से कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और इसके अंतर्गत वन मित्र योजना यानी इनिशिएटिव के आधार पर 2674 स्थानीय व्यक्तियों का वन मित्रों के रूप में चयन किया जा चुका है, और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो वन विभाग कार्मिकों को जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज यानी JFMCS के सदस्यों सहित समस्त जो स्टेक होल्डर्स को की प्रबंधकीय योजना बढ़ाने की दृष्टि से जालाना जयपुर में 40 करोड़ रुपए की लागत से इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। कौन सा संस्थान है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग। कहाँ? जालाना जयपुर में इसकी स्थापना होगी। इसके लिए लागत राशि कितनी है? 40 करोड़ रुपए। फॉरेस्ट कार्बन, अगली परियोजना है फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट्स सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म। तो वन संरक्षण के अंतर्गत नवाचार के रूप में मैकेनिज्म की स्थापना की जाएगी। किसके तहत? बजट घोषणा 2024-25 के तहत। अगली परियोजना है लाल सागर वन खंड परियोजना जोधपुर में। तो इस वन खंड में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने वट का पौधा लगाकर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, किसका वृक्ष लगाया? वट का पौधा लगाकर मातृवन की स्थापना की। लाल सागर वन खंड जोधपुर में भजनलाल जी शर्मा द्वारा वट का पौधा लगाकर जो मातृवन की स्थापना की गई। और बजट घोषणा 2024-25 राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब बात करें वन धन विकास केंद्र की, तो 8 जिलों यानी 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा और उदयपुर में 517 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब आती है अन्य योजनाएं। तो ये थी कुछ मुख्य परियोजनाएं, और इनके अलावा भी सरकार द्वारा वन संरक्षण के अपार उपाय करते हुए अन्य परियोजनाएं भी शुरू की गई है। तो अन्य परियोजनाओं की बात करें तो ग्रामीण वन योजना 1981 में, पंचवर्षीय कार्यक्रम 1985 में डूंगरपुर जिले से 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी द्वारा उद्घाटन। और वृक्ष भावना का शाब्दिक अर्थ कौन सा है?
वृक्ष मित्र, वृक्ष भावना का शाब्दिक अर्थ वृक्ष मित्र इंपॉर्टेंट रहेगा। और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम JFM की बात करें तो यह कार्यक्रम 15 मार्च 1991 को प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ इको डेवलपमेंट गतिविधियों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 2605 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियां, इको डेवलपमेंट समितियों का गठन किया गया है। कितनी? 2605 समितियां और वन डेवलपमेंट समितियां बनाई गई है। और अगली परियोजना आती है जनता वन परियोजना। इसका प्रारंभ 1996 में, समन्वित ग्रामीण वनीकरण समृद्धि योजना 2001-2 में। और इसके प्रारंभ के बारे में बात करें तो इसके तहत राजस्थान के सभी जिलों में वन विकास अभिकरणों का गठन किया गया है। कौन सी योजना के तहत इंपॉर्टेंट रहेगी यह योजना? समन्वित ग्रामीण वनीकरण समृद्धि योजना के तहत राजस्थान के सभी जिलों में वन विकास अभिकरणों का गठन किया गया है। तो इस परियोजना का नाम पूछ सकता है भी, सभी जिलों में वन विकास अभिकरणों का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो समन्वित ग्रामीण वनीकरण समृद्धि योजना के तहत इसका गठन किया गया है। अब अगला प्रश्न आता है, अगली जो योजना आती है इंदिरा फंड फॉर वर्क परियोजना। तो आदिवासी जिलों में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कौन कौन से जिले हैं आदिवासी जिलों में? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में वानिकी विकास एवं जनहित कार्य करने हेतु इस परियोजना का प्रारंभ किया गया। और वृक्ष वृंश परियोजना तो OECF यानी JICA की ओवरसीज इकोनॉमी कॉरपोरेशन फंड टोक्यो जापान की आर्थिक सहायता से वानिकी विकास परियोजना के तहत वानिकी विकास के सफल क्रियान्वयन के लिए इसे प्रारंभ किया गया। कौन सी परियोजना है? वृक्ष वंश योजना, ताकि जो वानिकी विकास है वो तेजी से हो सके। और पंचवटी योजना, अगली हमारी योजना कौन सी है? पंचवटी योजना। तो राजस्थान वन विभाग द्वारा वट, वेल, आंवला, अशोक व पीपल के पेड़ों को बड़े पैमाने पर लगाने की योजना, यह कौन सी योजना है? पंचवटी योजना। इसमें कौन कौन से वृक्ष शामिल है? वट, वेल, आंवला, अशोक, पीपल के पेड़ों को बड़े पैमाने पर लगाना पंचवटी योजना में शामिल है। और हरित राजस्थान योजना 2009-10 से 2013-14 तक, वर्तमान में यह नरेगा के सहयोग से संचालित है। और इसी परियोजना के तहत खेमाड़गढ़ यानी डूंगरपुर में एक दिन में 6 लाख पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया था, यानी विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। डूंगरपुर क्षेत्र जो खेमाड़गढ़ है, उस खेमाड़गढ़ डूंगरपुर में एक दिन में लगभग 6 लाख पौधे लगाए गए हरित राजस्थान योजना 2009-10 में। तो अगला प्रश्न, जो अगली हमारी योजना है राजस्थान सरकार की वृक्षारोपण निगरानी ऐप। राजस्थान वन विभाग द्वारा विभागीय वृक्षारोपण कार्यों की निगरानी तथा गुणवत्ता में वृद्धि हेतु तैयार किया गया मोबाइल ऐप है वृक्षारोपण निगरानी ऐप। अगली योजना है नगर वन योजना। कौन सी है? नगर वन योजना। तो आज की हमारा लास्ट योजना रहेगी। तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत 200 नगर वन आगामी 5 वर्षों में पूरे देश में विकसित किए जाएंगे। कितने? 200 नगर वन आगामी 5 वर्षों में स्थापित किए जाने हैं। और राजस्थान में औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु 21 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो 21 कुल औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र भी स्थापित हुए हैं। और अगली परियोजना है सामुदायिक वनाधिकार विकास परियोजना। तो राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों को 13 दिसंबर 2005 से पूरे किए गए कब्जों हेतु अधिकार पत्र दिए जा रहे हैं। तो आदिवासियों ने जो हो पुराने समय से कब्जे किए हैं उसके लिए वन अधिकार पत्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। और वन्य अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा वन्य अधिकार समितियां गठित की गई। और जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक वन्य अधिकार पट्टे उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया, ताकि जो आदिवासी है वो आसानी से अपने कब्जे क्षेत्र यानी वन अधिकार पट्टे को प्राप्त कर सके। तो ये थी हमारी क्लास। तो सभी साथी अगर क्लास को पूरा देख चुके हैं तो एक बार कमेंट करें। और जो भी साथी आज नए जुड़े हैं हमारे साथ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।